नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए मनोज गुप्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खत्म होने वाला है। 31 मार्च 2019 बहुत ही नजदीक है, तो ऐसे में सभी बिजनेसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार 31 मार्च की डेट अगर निकल जाती है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आप 31 मार्च के बाद नहीं कर पाते हैं और उनकी वजह से आपको इनकम टैक्स में और साथ ही जीएसटी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 मार्च 2019 से पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे कि आप 31 मार्च 2019 के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए या फिर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हुए परेशान ना हो। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इश्यूज की, जो आपको 31 मार्च 2019 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। All bank accounts should be reconciled with bank statements। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो सभी के सभी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होने चाहिए। अगर उनमें कोई भी डिफरेंस है तो उसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए। 31 मार्च 2019 के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंसेस थे जिनके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई गई है, क्या वो सभी चेक्स 31 मार्च 2019 के बाद क्लियर हो गए हैं या नहीं। Number 2, depreciation to be charged in books of accounts as per Companies Act, Income Tax Act as applicable। जैसा कि फिक्स एसेट्स के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज है तो ऐसे में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है एज पर कंपनीज एक्ट। और अगर आप एक नॉन कंपनी एंटिटी है तो ऐसे में आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सभी फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है और जिस भी लॉ के तहत डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वह सही से किया गया है। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेटर्स का। तो बेसिकली आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर एक लंबे समय से डेटर्स का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है और उनसे कोई भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आपको उन सभी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को एज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। ऐसे बैड डेट्स जिनसे रिकवरी ही नहीं हो पा रही है और 3-4 साल से वह बैलेंस शीट में कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए और अगर उनसे कोई भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो उनको एज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। Number 4, provision shall be made for all expenses for month of March 2019 such as telephone expenses, rental expenses, electricity expenses, etc। 31 मार्च 2019 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए मार्च 2019 के महीने से जो भी एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो सभी एक्सपेंसेस का प्रोविजन आपको 31 मार्च 2019 को बनाना चाहिए। नंबर 5, इन केस ऑफ एनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स एटसेट्रा, इंटरेस्ट इनकम शुड बी बुक्ड फॉर द ईयर ऑन अक्रूवल बेसिस। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शैल आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराई गई है तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट इनकम अक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स फॉर करनी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि जब फिक्स डिपॉजिट पर एक्चुअली इंटरेस्ट मिलता है तब उसको इंटरेस्ट इनकम ट्रीट किया जाता है, जो कि गलत है। आपको अक्रूवल बेसिस पर भले ही 31 मार्च से पहले आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी आपको 31 मार्च तक के पीरियड के लिए जितना भी आपका इंटरेस्ट अक्रू होता है उतना आपको एज ए इनकम अकाउंट्स फॉर करना चाहिए। इसके लिए आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। Number 6, all long outstanding payables receivable shall be cleared to the maximum extent। तो जितने भी आपके पेबल्स हैं जो एक लंबे समय से आउटस्टैंडिंग खड़े हैं उनकी आपको पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है तो ऐसे में उसको इनकम मानते हुए राइट ऑफ कर देना चाहिए। नंबर 7, इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स इंटरेस्ट शुड बी बुक्ड ऑन अक्रूवल बेसिस फॉर द ईयर। अगर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया गया है
और उस पर इंटरेस्ट पेबल है, तो ऐसे में आपको 31 मार्च 2019 तक जितना भी आपका इंटरेस्ट पेबल होता है वह आपको अकाउंट्स फॉर कर देना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल सर्विसेज रेंडर्ड, सेल्स डन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्टेड इन जीएसटी रिटर्न्स अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई भी सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई भी सेल जो आप करते हैं वह प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। में आपको ध्यान रखना चाहिए जो भी सेल की गई है ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को जनरली सेल नहीं माना जाता है जब तक कि कस्टमर के द्वारा उसको अप्रूव नहीं कर दिया जाता है या फिर जो भी पीरियड आपने स्पेसिफाई किया है वह एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद ही उसको सेल ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस आपने कोई भी गुड्स सेंड की है कस्टमर को तो आपको प्रॉपर केयर रखना चाहिए कि किन किन गुड्स के रिगार्डिंग आपको सेल बुक करनी है और किन किन गुड्स के रिगार्डिंग सेल बुक नहीं करनी है। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस pertaining the year should be accounted for in books like prepared expenses। तो आपको ध्यान रखना है जो भी अकाउंटिंग पीरियड से जो भी एक्सपेंसेस आपका रिलेट करता है वह आपको अकाउंट्स फॉर करना है, रिकॉर्ड करना है, और जो भी एक्सपेंसेस आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करता है वह आपको एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस शो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं और वह इंश्योरेंस आपने मिड ऑफ द ईयर कराया है और पूरे साल भर के लिए यह इंश्योरेंस कराया गया है, तो ऐसे में 6 मंथ्स का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वह एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा और जो 6 मंथ्स का बैलेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस है वह एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में शो किया जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस इन बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2019 शुड बी एन एप्रोप्रिएट अमाउंट, एनी एक्सेस कैश शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर 31 मार्च 2019 तक की अकाउंटिंग आप प्रॉपरली करते हैं तो ऐसे में कैश इन हैंड बैलेंस जो भी आपका होता है अगर वह आपको ज्यादा लगता है तो उसको बैंक में डिपॉजिट करा देना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकली वेरीफाई एंड वैल्यू इन्वेंट्रीज स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को आपको अपने स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन आपको अकाउंट्स फॉर करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एनी अदर इनकम एक्सपेंसेस अदर ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू द ईयर शुड बी अकाउंटेड इन बुक्स। इसके अलावा अगर और कोई आपकी अदर इनकम है या कोई एक्सपेंसेस है या और कोई ट्रांजैक्शंस है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से रिलेट करती है तो ऐसे में वह भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, लेजर स्क्रूटनी ऑफ ऑल द लेजर्स स्पेशली सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी डन थ्रूली। तो आपको यहां पर लेजर स्क्रूटनी करनी चाहिए जितने भी आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनकी, और लेजर कंफर्मेशंस के जरिए आपको बैलेंसेस भी मैच करने चाहिए। नेक्स्ट, foreign debtors and foreign creditors should be revalued at exchange rate at 31st of March 2019। तो ऐसे में अगर कोई भी आपका फॉरेन डेटर है या फिर फॉरेन क्रेडिटर है तो 31 मार्च 2019 को जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके बैलेंसेस को रीवैल्यू करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में बेसिकली आपको रिकंसिलेशंस बनानी है और जो भी आपकी थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस है वह आपको लेनी है। पहले आपको यहां पर जीएसटी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स बनानी है जिनमें बेसिकली जीएसटीआर 1 में जो भी आपने सप्लाई शो की है और जीएसटीआर 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपकी सप्लाई आ रही है उनके बीच में बेसिकली जो भी आपका डिफरेंस है उसके लिए एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको बनानी होगी और जो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए भी काफी हेल्प करेगी। उसके अलावा जो भी आपने आईटीसी अवेल किया है जीएसटीआर 3B के जरिए और जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है और जो भी जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन तीनों का ही बेसिकली आपको रिकंसिलेशन प्रिपेयर करना है। अगर आपका कोई भी डिफरेंस आ रहा है उसका बेसिकली आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करनी होगी और अगर आपको लगता है कि पोर्टल पर कोई मिसमैच है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लायर्स को कांटेक्ट करना होगा। Confirmations to be obtained from respective debtors, creditors, parties to whom loan given taken for outstanding balance so that accounts can be reconciled। तो जितने भी आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और जो भी आपने लोन लिए हैं या फिर दिए हैं उनकी लेजर कंफर्मेशंस आपको करनी चाहिए। और बार देखा गया है कि अगर आप लेजर कंफर्मेशन नहीं करते हैं तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और बैलेंस होता है जबकि सामने वाली पार्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और बैलेंस होता है।
तो ऐसे में आपको लेजर कन्फर्मेशंस के जरिए बैलेंसेस को भी रिकंसाइल करना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो ऐसे में आपको फॉर्म 26AS के जरिए जो भी आपका टीडीएस रिसीवेबल है उसकी रिकंसिलेशन करनी चाहिए, और जो भी रिस्पेक्टिव डिडक्टर है उससे फॉर्म 16A रिसीव करना चाहिए। अगर किसी के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है लेकिन फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इस मिसमैच की वजह से भी बहुत बार नोटिस आपको मिल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए 26AS से आपका मिसमैच ना हो, और अगर कोई मिसमैच है तो ऐसे में जो भी जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है उनको कांटेक्ट कीजिए और अपने टीडीएस मिसमैच को खत्म कीजिए। नेक्स्ट, prepare TDS payable reconciliation between books of accounts and form 26Q, 24Q, 27Q and make relevant revisions if required। तो अगर आपको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका TDS पेबल है और जो भी आपने फॉर्म 26Q, 24Q या 27Q फाइल किया है उनमें अगर कोई भी डिफरेंस है तो जो भी डिफरेंस है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। अगर TDS रिटर्न रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है तो TDS की रिटर्न रिवाइज कीजिए।